तो सेन साहब के बंगले के ठीक सामने उनकी वो नई नवेली मोटर कार, काली एकदम चमचमाती हुई। हाँ, 7,500 रुपए की। 7,500। और सोर्स में तो लिखा है स्ट्रीमलाइंड इंडियस जैसी दिखती थी। मतलब उस जमाने का कोई बड़ा ही मॉडर्न डिजाइन रहा होगा। बिल्कुल। और सेन साहब को उस पे काफी नाज था, एक गुरूर सा। हाँ, पर उस नाज के साथ साथ एक अजीब सा डर भी था। डर के कहीं उनका बेटा खोखा, हाँ, खोखा। उस पर कोई खरोच ना लगा दे, बिल्कुल। निशान ना बना दे। और देखिए, ये कार, ये नाज और ये डर, ये सिर्फ एक गाड़ी की बात नहीं है। सही कहा। यहीं से हम उस दुनिया में घुसते हैं जिसकी हम आज बात करने वाले हैं। ये हिस्सा, जैसा आपने बताया, विश के दांत कहानी से है। हाँ, और ये हमें सीधे सेन साहब के घर के अंदर ले जाता है। उनके बच्चों की जो परवरिश हो रही है, उसके जो अलग अलग तरीके हैं, उन पर रोशनी डालता है। बिल्कुल। और आज की हमारी ये चर्चा इसी पर है। सेन साहब की 5 बेटियां हैं, एक बेटा है खोखा, और इनकी परवरिश में मतलब इतना बड़ा फर्क नजर आता है, जानबूझकर किया गया है फर्क शायद। तो हम इसी की परतें खोलेंगे आज, समझने की कोशिश करेंगे कि ये सेन साहब की सोच के बारे में क्या कहता है, उनके परिवार के मूल्य, या शायद उस समय के समाज के बारे में। हाँ, बिल्कुल। ये देखना दिलचस्प होगा कि भाई एक ही घर में, एक ही माँ बाप के होते हुए कैसे दो बिल्कुल अलग किस्म के नियम चल रहे हैं, दो अलग जिंदगियां। हाँ। क्या ये बस ऐसी ही है या इसके पीछे कोई सोची समझी बात है? चलिए देखते हैं इस परिवार को और करीब से। तो हाँ, शुरुआत उसी गाड़ी से करते हैं। 7,500 रुपए, उस जमाने में तो ये बहुत बड़ी रकम रही होगी। बहुत बड़ी रकम। ये सिर्फ आने जाने का साधन तो नहीं लगता, उसका वो काला रंग, वो चमक, बरसाती में खड़ी होना, ये सब मिलके एक स्टेटस सिंबल वाली तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ कार नहीं है, ये सेन साहब की जो सामाजिक हैसियत है ना, उसका एक तरह से ऐलान है। हाँ। सोर्स में नाज शब्द इस्तेमाल हुआ है, वो इसी बात को पक्का करता है। उनके लिए गर्व की चीज है जिसे वो सबको दिखाना चाहते हैं। गाड़ी का चमकना, उसकी इतनी देखभाल, ये सब उनके अपने मान सम्मान से जुड़ गया है। और इसी मान सम्मान से वो डर भी जुड़ा है कि खोखा इस पर कहीं खरोच ना मार दे। हाँ। बेटियों से ऐसा कोई डर नहीं बताया गया। हाँ। सोर्स तो साफ कहता है कि भाई बेटियों से गाड़ी को कोई खतरा नहीं। कोई खतरा नहीं। अगर खतरा है तो सिर्फ एक ही से, खोखा से। ये अपने आप में कितना कुछ कह जाता है ना। बिल्कुल। ये डर, ये कई चीजों का प्रतीक है। एक तो ये कि सेन साहब अपनी सबसे कीमती चीज को लेकर ही डरे हुए हैं, वो भी अपने बेटे से। हाँ। ये दिखाता है कि खोखा के ऊपर उनका कंट्रोल या तो है नहीं या वो रखना नहीं चाहते। और दूसरी जो ज्यादा जरूरी बात है, ये घर के अंदर जो दोहरा मापदंड है ना नियमों का, हाँ, उसकी तरफ इशारा करता है। कार जो उनके स्टेटस का प्रतीक है, उसे खतरा भी उसी से है जो शायद नियमों के दायरे से ही बाहर है। और ये बात हमें सीधे ले जाती है परिवार के दूसरे हिस्से की तरफ। मतलब बेटियां। 5 बेटियां हैं, सीमा, रजनी, आलो, शिफाली, आरती। सोर्स में उनका जिक्र कैसे है? बहुत सुशील, तहजीब वाली, तमीजदार, जीती जागती मूरत। पर साथ में एक शब्द है कठपुतलियां। हाँ, ये कठपुतलियां शब्द, ये बहुत अहम है। इसके मायने बहुत गहरे हैं। कैसे? देखिए, ये सिर्फ उनके अच्छे बर्ताव की तारीफ नहीं है, ये शायद इस तरफ भी इशारा करता है कि उनके अपने व्यक्तित्व को दबाया जा रहा है। अच्छा। कठपुतली क्या करती है? वही जो चलाने वाला चाहता है। उसकी अपनी मर्जी, अपनी सोच नहीं होती। तो ये शब्द शायद ये बता रहा है कि इन लड़कियों से स्वाभाविकता की उम्मीद नहीं है, बस एक तयशुदा रोल निभाने की उम्मीद है। बिल्कुल, जैसे उनकी पूरी जिंदगी एक स्क्रिप्ट पर चल रही हो। सोर्स बताता है कि वो चीजें तोड़ती फोड़ती नहीं, दौड़ती खेलती भी हैं, तो बस शाम को, क्योंकि सिखाया गया है कि ये सेहत के लिए जरूरी है। यहाँ तक कि उनकी हंसी भी, वो भी कंट्रोल में है। तब हंसेंगी जब माँ बाप चाहेंगे। ये कैसी परवरिश है? ये पूरी तरह से नियंत्रण वाली परवरिश है, कन्फर्मिटी जिसे कहते हैं। हाँ। लड़कियों को एक सांचे में डाला जा रहा है, शांत रहो, बात मानो, ज्यादा दिखो मत। उनकी जो स्वाभाविक चीजें हैं, खेलना, कूदना, जोर से हंसना, सब पर नियम लगे हैं, टाइम टेबल बना है। ये उस जमाने की जो लैंगिक भूमिकाएं थी ना, उसका भी एक तरह से आईना है। लड़कियों से सभ्यता और सुशीलता के नाम पर क्या उम्मीद की जाती थी? कि वो अपनी भावनाओं को दबाएं, खुद पर नियंत्रण रखें। उन्हें शायद बस दिखने के लिए तैयार किया जा रहा था, होने के लिए नहीं। और कमाल की बात यह है कि सेन साहब इस पर गर्व करते हैं। बिल्कुल। ये बात तब और साफ होती है जब उनके दोस्त आते हैं, मिस्टर सिंह। उनके बच्चे शायद थोड़े शरारती होंगे। हाँ, ऐसा लगता है। तो सेन साहब तुलना करते हैं, कहते हैं तुम लोग हो और मिसेस सेन की लड़कियां हैं।
अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता। देखिए, ये तुलना ही उनकी सोच बताती है। हाँ, उनके लिए बेटियों का ये दबा हुआ कंट्रोल वाला बर्ताव ही सही बर्ताव है, और बच्चों का जो नॉर्मल खेलना कूदना शरारतें हैं वो अनुशासनहीनता है। सही। वो अपनी बेटियों के इस अनुशासन को अपनी सामाजिक शान समझ रहे हैं, पर इस चक्कर में, जैसा आपने कहा, उन लड़कियों का बचपन, उनकी अपनी पहचान, वो शायद कहीं खो रही हैं। इस तथाकथित अनुशासन की क्या कीमत चुकानी पड़ रही है, ये सवाल उठता है। और इस सधे हुए माहौल के बिल्कुल उलट दूसरा छोर है खोखा, सेन साहब का इकलौता बेटा। हाँ, खोखा। सोर्स उसे बार बार परिवार में एक अपवाद कहता है, एक्सेप्शन। इसका क्या मतलब है यहाँ? इसके दो मतलब निकलते हैं जो सोर्स बताता है। पहला तो उसके जन्म से जुड़ा है। उसे नाउमीद बुढ़ापे की आंखों का तारा कहा गया है। अच्छा। मतलब शायद जब सेनपति पत्नी उम्मीद छोड़ चुके थे तब उसका जन्म हुआ, देर से मिली खुशी। तो इस वजह से उसे ज्यादा लाड़ प्यार मिला होगा। हाँ बिल्कुल, वो सिर्फ बेटा नहीं था, वो उनके लिए एक तरह का चमत्कार जैसा था, स्पेशल था। और दूसरा कारण, जो शायद हमारी इस चर्चा के लिए ज्यादा अहम है? दूसरा कारण सीधा नियमों से जुड़ा है। सोर्स साफ कहता है कि खोखा जीवन के नियम का अपवाद था, और ये अस्वाभाविक नहीं था कि वो घर के नियमों का भी अपवाद हो। ये लाइन तो बहुत कुछ कहती है। बहुत कुछ। इसका सीधा मतलब है कि जो नियम, जो बंधन, जो तहजीब बेटियों के लिए जरूरी थी, वो खोखा पर लागू ही नहीं होती थी। वो घर के सिस्टम का एक्सेप्शन था। बिल्कुल, घर की जो बनी बनाई व्यवस्था थी वो उसका अपवाद था। और यहीं पर वो फर्क, वो विरोधाभास एकदम साफ नजर आता है। एक तरफ 5 कठपुतलियां जिनका हर कदम नपातुला है, हर चीज कंट्रोल में, और दूसरी तरफ खोखा जो घर के नियमों से ही बाहर है, एक अपवाद। और शायद इसीलिए सेन साहब की सबसे कीमती चीज, उनकी नई कार, को खतरा भी उसी अपवाद से है। बिल्कुल सही। और ये फर्क सिर्फ ऊपर ऊपर का नहीं है, ये गहरा है, सिस्टम का हिस्सा लगता है। अब सवाल ये उठता है कि ये फर्क क्यों है? हाँ, क्यों है? क्या सिर्फ इसलिए कि वो लड़का है, मतलब लिंग भेद, या इसलिए कि वो देर से पैदा हुआ आंखों का तारा है? सोर्स तो दोनों तरफ इशारा करता है। हाँ, करता है, लेकिन जिस तरह बेटियों के रोल बताए गए हैं और खोखा को नियमों से छूट मिली है, उससे लिंग भेद वाला पहलू ज्यादा भारी लगता है। उसे शायद भविष्य का वारिस माना जा रहा है, जिसे बचपन से ही स्पेशल अधिकार मिले हुए हैं। हाँ, और ये सिर्फ अंदाजा नहीं है। सोर्स इस बात को और साफ करता है जब वो कहता है कि बेटियों के लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी, और खोखा के लिए अलग, दूसरी। बिल्कुल, ये बहुत साफ तौर पर घर के अंदर दो अलग अलग सिस्टम की बात करता है। ये सिर्फ बर्ताव का फर्क नहीं, ये शिक्षा का भी फर्क है। हाँ, ये दूसरी तरह की शिक्षा वाला जो वाक्यांश है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या मतलब? इसका मतलब है कि न सिर्फ उनके साथ रोज का बर्ताव अलग था, बल्कि उन्हें जिंदगी के लिए तैयार करने का तरीका, उनसे उम्मीदें और उन्हें जो सिखाया जा रहा था वो भी बिल्कुल अलग था। अच्छा। लड़कियों को शायद भविष्य की पत्नियों और माओं के तौर पर तैयार किया जा रहा था। सुशील बनो, सहनशील बनो, घरेलू काम सीखो। जबकि खोखा को शायद इन सब चीजों से आजाद रखा गया था। उसे शायद थोड़ी आक्रामकता दिखाने, अपना अधिकार जताने की एक तरह से अनदेखी छूट थी, क्योंकि उसे आगे चलकर घर संभालना था, या शायद बिजनेस। तो उसे नियमों में बांधना शायद उसकी काबिलियत को कम करना माना जाता होगा। हो सकता है ऐसा सोचा जाता हो कि लड़कों को खुला छोड़ना चाहिए। ये भी देखने वाली बात है कि कहानीकार ने ये सब कैसे लिखा है। कोई सीधी टिप्पणी नहीं किया, कोई जजमेंट नहीं पास किया। हाँ, बस जैसे हालात थे वैसे बता दिए, बेटियां ऐसी हैं, बेटा ऐसा है, नियम ऐसे हैं, पढ़ने वाले पर छोड़ दिया कि वो क्या सोचे, क्या नतीजा निकाले। हाँ, और ये लिखने का बहुत असरदार तरीका है। लेखक सीधे सीधे बुराई नहीं कर रहा, लेकिन चीजों को ऐसे आमने सामने रख रहा है, जक्सटापोज कर रहा है। हाँ, कि वो जो असमानता है, जो दोगलापन है, और उसके जो नतीजे हो सकते हैं, वो खुद ही पढ़ने वाले के सामने आ जाते हैं। हाँ। ये एक तरह की खामोश पर बहुत ताकतवर सामाजिक टिप्पणी बन जाती है। लेखक शायद उस समाज में जो लैंगिक भेदभाव था, परवरिश के जो दोहरे मापदंड थे, उनकी तरफ ध्यान खींच रहा है बिना कोई लेक्चर दिए। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, तो कुछ चीजें एकदम साफ हैं। पहली, सेन साहब की वो चमचमाती कार, वो सिर्फ गाड़ी नहीं, उनके रुतबे का, उनके गुरूर का, और शायद उनके डर का भी प्रतीक है। बिल्कुल। दूसरी, उनकी 5 बेटियां, जो एक बहुत ही कंट्रोल वाले माहौल में पल रही हैं, जहां उनकी अपनी इच्छाओं को दबाकर उन्हें कठपुतली जैसा बनाया जा रहा है। हाँ। और तीसरी, उनका बेटा खोखा, जो परिवार के नियमों का, उम्मीदों का एक घोषित अपवाद है। उसे वो आजादी मिली है
जो बहनों के लिए सोचना भी मुश्किल है। हाँ, और ये अपवाद का दर्जा उसे उसके लड़के होने की वजह से और शायद उसके जन्म की खास परिस्थितियों की वजह से मिला है। और इन सब के पीछे क्या है? परवरिश का वो गहरा फर्क, वो दोहरा मापदंड जो एक ही छत के नीचे चल रहा है। हाँ, एक ही परिवार में बच्चों के लिए लिंग के आधार पर और शायद जन्म के क्रम के आधार पर बिल्कुल अलग नियम, अलग शिक्षा और भविष्य की अलग कल्पनाएं चल रही हैं। बिल्कुल। ये कहानी का हिस्सा हमें उस समाज और सोच की एक झलक देता है जहां बेटों और बेटियों को बराबर मौके और उम्मीदों से नहीं देखा जाता था। और ये सिर्फ सेन परिवार की कहानी नहीं है, शायद उस दौर की बड़ी सच्चाई का आईना है ये। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि इस तरह की अलग-अलग परवरिश का बच्चों के मन पर, उनके आपस के रिश्तों पर और उनके भविष्य पर कितना गहरा असर पड़ता होगा। और यहीं से वो सवाल उठता है जिसे हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहेंगे। कहानी हमें आज की तस्वीर दिखाती है, लेकिन ये हमें भविष्य के बारे में सोचने को कहती है। हाँ, तो सवाल यह है, जिस तरह की नींव सेन परिवार में बेटियों और बेटी के लिए रखी जा रही है, एक तरफ इतना ज्यादा नियंत्रण, दूसरी तरफ बिल्कुल खुली छूट, ये आगे चलकर उनके व्यक्तित्व पर और भाई बहन के तौर पर उनके आपसी रिश्तों पर किस तरह का असर डाल सकता होगा? ये बहुत जरूरी और गहरा सवाल है। क्या वो नियंत्रित बेटियां कभी अपनी आवाज उठा पाएंगी? क्या वो अपवाद बेटा कभी जिम्मेदार बन पाएगा? और सबसे बड़ी बात, क्या ये भाई बहन कभी एक दूसरे को समझ पाएंगे, एक हेल्दी रिश्ता बना पाएंगे? ये वो सवाल हैं जिन पे ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है और सेन परिवार की ये तस्वीर ये जहन में रह जाती है।